ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपकी बात कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत। आपकी बात में हम मिलवाते हैं आपको शहर की चर्चित हस्तियों से। जब भी कोई व्यक्ति सफलता के कदम चूमता है तो लगता है कि शायद सफलता इसके पीछे पीछे आई होगी, लेकिन नहीं, उसके पीछे संघर्ष भी होते हैं। संघर्षों से तप कर ही इंसान सफलता के कदम चूमता है। जिस तरह कहा जाता है कि सोना तप के ही कुंदन बनता है। किस तरह से संघर्षों से भरा जीवन गुजारा इस व्यक्तित्व ने जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं, और किस तरह से उसने अपने अंदर ये ताकत और विश्वास पैदा किया कि वो लोगों को भी दिशा निर्देश दे सके। आप जिनको लगातार बरेली की महफिलों में देखते हैं, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखते हैं, लोगों के दुख दर्द के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, ऐसे ही डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबको लगता है कि आप बहुत कूल हैं, आप बहुत कूल दिखते भी हैं, लेकिन क्या इतना ही कूल आपका जीवन रहा है? आदमी को संयम रखना चाहिए, और जो हमें सामने नजर आता है किसी के जीवन में भी, वो हमेशा वैसा नहीं होता। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, रहा प्रज्वलित अंगारेसा, मैं आजीवन जग में, रुधिर नहीं था आग पिघल कर बहती थी रग रग में। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले बच्चे का जीवन कैसा हो सकता है, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसी जनपद बरेली के आंवला तहसील ग्राम गुरगावा, जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से भी जाना जाता है जी, उनका बसाया हुआ गांव है। उस गांव में मेरा बाल्यकाल बीता और कक्षा 7 तक की शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में ही हुई। अच्छा। आज याद करके सपना सा नजर आता है, बड़ा अच्छा लगता है। दूर तक सड़क नहीं थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था। जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, यानी पिताजी के पिताजी, हमारे दादाजी, वो एक किसान थे, जमीन थी। उनका एक सपना था कि मेरे बच्चे गांव से निकल के शिक्षा प्राप्त कर शहर में जाए। तो मेरे पिताजी को, यानी मेरी मुझसे पहली पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और जो वो अपने स्तर से अच्छा कर सकते थे। मेरे पिताजी यहाँ पीडब्ल्यूडी में एक क्लर्कल ग्रेड की सर्विस में रहे। दुर्भाग्य की स्थिति तब आई कि जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 4 साल का, और पिताजी की अवस्था रही होगी करीब 25 वर्ष की। उस समय शादियां जल्दी हो जाती थी, हम 4 भाई बहन थे। माता जी का बीमारी में देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद घर पूरा डिस्टर्ब हो गया, और मैं आज भी अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो आज स्वर्गवासी हैं, यहाँ नहीं है। 25 साल की अवस्था में भी विधुर होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। संघर्षों से भरा आपका जीवन रहा। इसके बाद फिर आपने हायर स्टडीज तक कैसे ली? कि माताजी के न रहने के कारण जब मैं छोटा था गांव में ही रहा, जैसे मैंने आपको बताया, तो
अब गांव में, हमारे गांव के पास एक लीलौर गांव है, वहां के टीचर थे। उन्होंने पिताजी से कहा कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, इसको यहाँ से बाहर ले जाइए। मुझे आज भी ध्यान है, वहां डिप्टी साहब गांव में आया करते थे, तो छोटे कक्षा में मुझे 40 तक पहाड़ याद हुआ करते थे। तो वो अक्सर मुझसे 29 का पहाड़ा, 39 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, इस तरह के और पूछा करते थे। कक्षा 2 या 3 की बात हो। कक्षा 7 के बाद मैं पिताजी के साथ रहा। कक्षा 12 तक मुरादाबाद में था मैं, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में। कोई दिशा निर्धारित नहीं थी मेरे जीवन की, क्योंकि माताजी के न होने से थोड़ा सा पिताजी डिस्टर्ब रहते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब आप कहीं छोटी मोटी सर्विस कर लीजिए, मैं आपकी जुगाड़ लगवा देता हूं, अपने डिपार्टमेंट में ही आपको मैं सर्विस दिलवा दूंगा। स्टेनो के पद पे जगह भी खाली थी। तो मैंने कहा अभी नहीं, रुक जाइए। मैंने बीएससी शुरू की वहाँ हिंदू डिग्री कॉलेज मुरादाबाद से। तो जब मैं अपने घर सिविल लाइन्स से वहाँ जाया करता था हिंदू डिग्री कॉलेज, तो रास्ते में एक डॉक्टर की क्लिनिक पड़ा करती थी, डॉक्टर नीलमणि दास, बड़ा नाम था उनका उस जमाने में। अब पता नहीं है या नहीं है, काफ़ी समय हो गया, ये सन 81 की बात है। तो उनको देख करके, उनके बाहर भीड़ देख करके, उनका नाम देख करके मेरे मन में एक इच्छा जाहिर हुई कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो यहाँ से डॉक्टर बनने की नींव पड़ी और आप फिर अंततः डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बन के आप बरेली आए। बरेली में आके आपने आपको कैसे प्रतिष्ठित किया, और प्रसिद्धि भी लगातार आपके साथ साथ चली है। आज जिस मुकाम पर आप हैं बरेली में, वहां तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, मैं कहीं और भी जा सकता था। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट। जो मेरिट में लोग होते हैं, लेकिन जबकि शिक्षा मेरी मुरादाबाद में हुई, हायर एजुकेशन, उसके बाद मैं लखनऊ गया, केजीएमसी, बीएचयू में सेलेक्ट हुआ था। बीएचयू से मैंने नहीं किया, केजीएमसी से किया एमबीबीएस एमएस। मेरी इच्छा थी मैं अपने होम जनपद में आके ही सेवा करूं। यहाँ 93 में मैं केशलता अस्पताल से मैंने अपने प्राइवेट फील्ड की शुरुआत की। एमएस के बाद मैंने 1 वर्ष तक लगभग न्यूरो सर्जरी में सीनियर रेजिडेंसी की, केजीएमसी लखनऊ में, डॉक्टर मजहर हुसैन के साथ। तो जब मैं यहाँ शहर में आया तो उस समय यहाँ पर ना सीटी स्कैन था, और देखा जाए तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बहुत सारी मशीनरी भी यहाँ पर नहीं थी, ना ही चिकित्सक उपलब्ध थे। मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स था, साथ में अनुभव था न्यूरो सर्जरी का। तो पहला दिमाग का ऑपरेशन, मेरे सामने एक मरीज आया जो मर सकता था। कानून के हिसाब से मुझको उसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यूरो सर्जन की नॉन अवेलेबिलिटी होते हुए मेरे जो इंसानी फर्ज है उसने मुझे प्रेरित किया कि मुझको उसका ऑपरेशन करके उसकी जान बचानी चाहिए। उसके घोड़े ने लात मार दी थी सर में, बहुत बड़ा हीमेटोमा था। सीटी स्कैन उसमें मुरादाबाद में लगा हुआ था, वहाँ सीटी स्कैन होकर के वो आया। तो इस शहर में एक थोड़ी सी हवा बने कि यहाँ दिमाग के ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। शुरू हुए, एक अजीब सा मुझे रिस्पांस देखने को मिला। और इसके बाद कई दिमाग के ऑपरेशन भी मैंने यहाँ पर किए। हड्डी के ऑपरेशन तो मैं करता ही रहा लगातार। उससे मुझे लगता है कि एक नया नाम मिला। रीढ़ के हड्डी के ऑपरेशन की शुरुआत मैंने यहाँ की, और देखा जाए तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बहुत सारे जो हड्डी के ऑपरेशन है, इंटरलॉक नेलिंग, क्लोज नेलिंग, सी आर्म के साथ में कंप्यूटर मशीन देखते हुए ऑपरेशन करना, रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी की शुरुआत मैंने यहाँ पर की। मुझे लगता है उससे एक नया स्थान मुझे शहर में चिकित्सा क्षेत्र में मिला। डॉक्टर साहब, एज ए डॉक्टर तो आप जमे ही इस मामले में, बहुत सारे काम आपने किए, लेकिन इसी के साथ शहर की हर सांस्कृतिक चीजों में, चाहे वो नृत्य का प्रोग्राम हो, चाहे वो गायन का हो, चाहे वो आर्ट का हो, किसी भी किस्म का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या
संस्थानों से जुड़े हुए कार्यक्रम हुए, डॉक्टर संजय सिंह की उपस्थिति जो थी उसमें लगातार बनी रही। आप अपने व्यस्त प्रोफेशन के साथ कैसे इन सब चीजों को मैनेज करते हैं और इन सब अभिरुचियों के साथ आपका क्या जुड़ाव है? डॉक्टर साहब, जो बाहरी संघर्ष होते हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं, जो मन के संघर्ष होते हैं उनसे मैंने ऐसा महसूस किया कि वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, हमेशा आपको ईश्वर की याद दिलाते रहते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि आज शहर में एमआरआई और इतना बड़ा सेंटर, मैं ये मानता हूं कि ईश्वर से मेरा जुड़ाव, ईश्वर पर मेरी आस्था, वही शायद प्रेरणा है कि मैं अपने लक्ष्य, जो मेडिकल फील्ड मेरा लक्ष्य है, उसको पूरा करने के साथ साथ समाज में होने वाली सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है इससे आप लोगों के प्रति भी एक जुड़ाव को महसूस करते हैं। निश्चित रूप से मैं उस भीड़ में जाके कई बार अपने जैसे लोगों को देखता ही हूं, और कहीं अगर मुझे मिल जाता है तो उससे उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी करता हूं। जी, लेकिन आपको ये अंदाजा है कि धीरे धीरे, चाहे आपने किसी भी रूप में लोगों के बीच में जाना शुरू किया हो, आप आज जो आपकी एक छवि है वो जनता के साथ जुड़ते जुड़ते जनता के व्यक्ति की हो गई है, और शायद आप पर एक नैतिक दायित्व भी आ गया है, और ये नैतिक दायित्व इधर आप पूरा भी कर सकते हैं। बहुत गर्मी से, मतलब इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी से ये खबर है शहर में, यहाँ के हलकों में, कि आप मेयर के चुनाव के लिए खड़े होने जा रहे हैं। क्या सत्यता है इसमें और क्या आपकी तैयारियां हैं इसमें? अब मैं मना तो नहीं करूंगा इसके लिए, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। ईश्वर का विधान, ईश्वर जिस इंसान से जो चाहता है उसको वो वहां ले जाके रहता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए इतने व्यस्त जीवन में भी मैं उसकी प्रेरणा से समाज में आता जाता रहा। समाज में जाने के बाद मैंने जो समाज की समस्याएं देखी, उनसे मेरे मन में कहीं ना कहीं हमेशा रिएक्शन होती रहती है। इस शहर में हम सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में मेयर एक चिकित्सक है। जनता ने बहुत आकांक्षाओं के साथ उन्हें इस कुर्सी पर बिठाया कि वो जिस तरह से चिकित्सा पेशे में ईमानदारी के साथ डॉक्टर मरीज के साथ जुड़ता है और उसकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करता है, और सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करता है जो सबसे ज्यादा गंभीर हो, जिससे कि मरीज के और सिस्टम ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो आकांक्षा जनता को थी वो उनके द्वारा पूरी नहीं हो पाई। चिकित्सकों की जो समस्याएं थी, चाहे कर की समस्या हो, चाहे कोई और समस्याएं हो, नगर निगम या और कर, 4.5 साल का समय हो गया, हमारे मेयर महोदय उनकी समस्याओं का भी कोई निदान नहीं कर पाए। शहर में मैं गया, जो मोहल्ले हैं, हजियापुर, बांके की छावनी, जैसा कि मैंने बताया, गंभीर समस्या। हमको हमेशा समस्या का निदान गंभीरता की तरफ से करना चाहिए, बुनियादी समस्याओं की तरफ से। कुछ काम बहुत आसान है, पुरानी सड़क पर नई सड़क डलवा देना, इसमें आपको कोई योजना नहीं बनानी, लेकिन जरूरी तो वो भी है ना? नहीं, जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा। पुरानी सड़कें भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन जहां पर सड़क नहीं है, जहां ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मतदाता जो सबसे ज्यादा थोक में वोट डालता है वो आम मतदाता ही होता है, गरीब, मध्यम वर्गीय। हम उनसे वायदे करते हैं और ऐसे लुभावने वायदे करते हैं, 70-80%, 90% वोट जिन गली मोहल्लों में पड़ता है, उसी वोट से जीत करके आदमी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है। सत्ता की बात मैं कहूं तो आपने पीछे सपा छोड़ी है,
और आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन आप पर एक आरोप लगातार लगता है कि कांग्रेस में आने के बाद भी सपा के तमाम बड़े शीर्षस्थ नेता जो हैं उनसे आप हाथ मिलाए रखते हैं, उनकी गाड़ियों में आप घूमते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए कि आप ये दो तरफा मामला है या एक आपके मन में एक तरफा है? सवाल अधूरा रह गया आपका। जी। एज ए चिकित्सक मेरे संबंध भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जिनको मैं आम जनता की दृष्टि देखता हूँ, मरीज की दृष्टि देखता हूँ, मेरे सब संबंध रहे। आपको चूंकि इस समय सत्ता है तो समाजवादी पार्टी सबको दिखाई दे रही है। संतोष गंगवार भारतीय जनता पार्टी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, और जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे तो कई लोगों को ने मेरे पास आते थे, हमको पेट्रोल पंप दिलवा दीजिए, चाहे इतना पैसा खर्च हो जाए चाहे उतना पैसा खर्च हो जाए। इतिहास साक्षी है कि मेरे अपना भी पेट्रोल पंप नहीं है, और कांग्रेस को मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया। तो ये सब बेईमानी बातें हैं। अच्छा, मन से आप कौन सी पार्टी में हैं? मैं इस समय अगर आप राजनीतिक मंचों पर देखें तो मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही राजनीतिक गतिविधि में जाता हूँ। अच्छा, अगर आप मतलब मेयर के लिए खड़े होंगे तो जो राजनीतिक गठजोड़ होंगे या जिस तरह से राजनीति भी एक उसमें हिसाब किताब रखती है, तो आप कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे? हाँ, यदि सीट ऐसी रहती है और पार्टी इस योग में समझती है कि मैं जनता के दुख दर्द को का निवारण करने में इस बरेली की जनता, आम जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ड्रेनेज की समस्या, सुनियोजित विकास करने के लिए यदि इस योग में समझा जाता है तो मैं निश्चित रूप से मैदान में आने के लिए तैयार हूं। और मुझे ये विश्वास है कि जिस तरह से मेरा अपना आचरण रहा है, मन वचन कर्म से, निश्चित रूप से इस बरेली में आने वाले समय में कांग्रेस का ही मेयर होगा। मैंने अभी पूछा था कि आपने कहा कि बाकी पार्टी के लोग मेरे मरीजों के तौर पर हैं, लेकिन क्या आजम खान और मुलायम सिंह भी आपके मरीज रहे हैं कभी? देखिए, आजम खान साहब मेरे घर एक मरीज को ही देखने आए थे पहले। अच्छा। अस्पताल में, और उनसे मेरा संबंध मरीज के थ्रू ही बना। नेताजी मेरे घर आए थे जब बीरबल जी बीमार थे, तब आपके संबंध हुए? तब संबंध हुए। और देखा जाए तो कल्लाज मिश्रा से मैं मिल चुका हूँ, सलमान साहब से मिल चुका हूँ, डम्पी साहब से मुलाकात हो चुकी है, और मैं नहीं समझता किसी और नेता की मुलाकात और नेताओं से नहीं होगी। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहां मेरे ऊपर आरोप लगता है, जब किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता भर्ती होता है अस्पताल में तो कार्यकर्ता तो बेचारा सहमा रहता है मैं देखने जाऊं ना जाऊं, लेकिन सब वरिष्ठ नेता उस मरीज को, उस नेता को कुछ देर सुबह के अंधेरे में, कुछ रात के अंधेरे में देख के चले जाते हैं। चलिए, ये तो एज ए डॉक्टर और एज ए व्यक्तित्व आप जनता के सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेयर बनते हैं या आप कोई भी और पोजीशन हासिल करते हैं इन राजनीतिक गलियारों के माध्यम से, तो आप जो एक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में आज आपकी पहचान बन रही है, हर जगह आपका आना जाना, उठना बैठना, लोगों से मेल मिलाप, तो संस्कृति के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, देखा जाए तो मेरा जो मन है वो सांस्कृतिक ज्यादा है, निसंदेह। और मैं शहर के जितने सांस्कृतिक पुरुष हैं, जो शहर के सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, मैं मानता हूं उन्हीं के दम पर इस शहर का सांप्रदायिक और सामाजिक ताना बाना टिका हुआ है। आप पिछले दिनों घटनाक्रम देखें तो एक समय था जब कुछ लोग शूल बांट रहे थे, कुछ लोग त्रिशूल बांट रहे थे, और एक व्यक्ति हमारे शहर में ऐसा था जो फूल बांट रहा था, उसका नाम है शब्बू मियां नियाजी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सम्मानित किया ही जाना चाहिए, और मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक पटल पर भी ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जब दूर तक देखता हूं आने वाला समय, और मैं कई बार कहता भी हूं कि ये शहर एक दिन अलीगढ़ और मुरादाबाद की पड़ती देखेगा जरूर। वो दिन दूर नहीं है, हो सकता है 1 साल, 2 साल या 4 साल, अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनाया गया तो। यस, वही मुद्दे पे आ रहा हूं। तो मेरा मोटिव मेयर की कुर्सी नहीं है, मेरा मोटिव कोई भी कुर्सी नहीं है।
आप मेरे आचरण में देखें तो अगर आप आकलन करें, मेरा डायरेक्टर मोहम्मद जीशान राजा, खुसरो मिर्जा, आइडिया रोड़ा, बहुत सारा, अगर मेरे अपने कृत्य में देखें तो मेरे जिस तरह की मानसिकता रही उसी तरह से मन वचन कर्म कहीं असत्य नहीं रहा, सब कुछ स्पष्ट रहा। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे कोई ऐसा स्थान मिलता है जहां बैठ के मैं, चाहे पालीवाल साहब हों, चाहे और लोग हों, चाहे डॉक्टर साहब आप हों, मैं आपकी बात करता हूं, आप भी समाज से जुड़े हुए सांस्कृतिक पुरुष हैं, आप सबको साथ लेकर के एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करूं जिसमें कि जो हमारा शहर है, मैं कई बार मंचों पर कहा है कि हमारा शहर एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ भोले बाबा का पहरा है। पकड़िया नाथ, धोपेश्वर नाथ और कई सारे नाथ, इसके अलावा गुलड़िया गौरी शंकर का बहुत प्राचीन भोले बाबा का मंदिर, और इस शहर के बीच में बैठी हुई है आला हजरत की रूह जी। ऐसे शहर में जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं और घटनाएं हो रही हैं, और धर्म के नाम पर धर्म के 4 केवल मूल पैर हैं, सच्चाई, दान, दया, क्षमा। अगर इनको लेके कोई आदमी आगे बढ़ता है तो वास्तव में धार्मिक कार्य कर रहा है। जहां डॉक्टर साहब राजनीति जो है वो इतनी गंदी हो चुकी है आजकल, मैं साफ साफ कहता हूं गंदी हो चुकी है, वहां पर आप जैसा एक इमोशनल आदमी, संगीत से जुड़ा हुआ आदमी है, गीतों और नृत्य से जुड़ा हुआ आदमी, मैंने सुना है आपके घर में एक म्यूजिक रूम भी है जिसमें बैठकर आप अपनी तमाम रचनाएं रचते हैं और उनको आगे ले जाते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है ना, कश्म जिंदगी का लुत्फ पा लेता हूँ मैं। अच्छा। दर्द जब उठता है दिल में मुस्कुरा लेता हूँ मैं। बहुत खूब। संगीत में आनंद है, संगीत में सौहार्द है, संगीत वो सीढ़ी है जो मनुष्य को ईश्वर के नजदीक ले जाती है। आप कोई भी संगीत की महफिल हो, भजन की हो, चाहे आपका नातिया कलाम की हो, उर्स हो, वहां जो आनंद आपको मिलता है जी। वही आनंद संगीत, किसी प्रकार संगीत हो, अगर संगीत अच्छा है, चाहे फिल्मी हो, नॉन फिल्मी हो, और उसकी अगर हम गहराई में जाएं तो हम देखें तो किसी भी धर्म में कोई भी पूजा बिना लय के, बिना संगीत के पूरी नहीं होती जी। हमारे शहर में बहुत बहुत अच्छे सामाजिक लोग हैं। यदि मुझे जनता अवसर देती है तो मैं प्रयास करूंगा एक ऐसा मंच बनाने का, ऐसा सुंदर स्थान बनाने का, जिससे कि यहाँ जो कला विकसित होने को एक तरह से कुलबुला रही है। अगर आप देखें तो आप सपना अवस्थी जी के साथ भी एक प्रोडक्शन हाउस खोलने की योजना थी आपकी, वो क्या ठंडे बस्ते में है इस समय? नहीं, एक्चुअली दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जैसी योजना बनी तो सपना अवस्थी जी के फादर एक्सपायर हो गए। इसके बाद वो उससे उभर के बाहर आई, तब तक उनके पति का ऑपरेशन हो गया हर्निया का। उससे बाहर उभरी तो इस समय उनका गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हो गया। तो अभी भी उनसे बात हुई, उनके एक स्टेज में प्रॉब्लम भी है अभी। तो जब वो स्वस्थ हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये योजना आगे बढ़ेगी। तो यानी कि भविष्य में आपको बहुत सारी योजनाओं को एक साथ साकार रूप देने वाले हैं, और आपने अपनी कमर कस रखी है। जिस प्रकार से ईश्वर ने मेरा साथ दिया है और मुझे उसका धन्यवाद है, दोस्तों का भी, कि मुझे जीवन में सारे लक्ष्य जो मैंने बना लिए प्राप्त हुए। उसी प्रकार से जीवन के जितने लक्ष्य ईश्वर बना के दे रहा है मुझे सामने, कोशिश करूंगा वो सब लक्ष्य पूरे। दोस्तों, एक व्यक्ति शहर में आता है, अपनी एक जगह बनाता है और उस जगह के साथ वो वहां के लोगों को अपना बनाता है और वो अपने साथ लोगों के साथ बढ़ जाना चाहता है। ये कोई बहुत आसान काम नहीं। हम देखिए तो अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले के लोगों तक भी नहीं खुल पाते हैं, और एक इंसान अपने हाथों में पूरे शहर को समेट लेता है। तो आखिर कोई तो जज्बा होगा उसके अंदर, कोई तो बात होगी आप तक पहुंचने की। ऐसे ही ये कार्यक्रम आपकी बात भी आप तक पहुंचाता है डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जैसे लोगों को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो बनाने के लिए, और जिस तरह से आप में ऊर्जा है, जिस तरह से आप शहर को अपना रहे हैं, एक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में उभर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया
जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर दिया। दोस्तों, आपकी बात आपका अपना कार्यक्रम है, जुड़िए इससे। आपकी बात में आप किस तरह की शख्सियतों से मिलना चाहते हैं, किन से रूबरू होना चाहते हैं, किन के बारे में जानना चाहते हैं, किन से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए इस पते पर। कार्यक्रम आपकी बात, विश्व मानव भवन, 103 सिविल लाइंस, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फोन 9359111011। तो दोस्तों, अगले कार्यक्रम आपकी बात में हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ, आपके लिए, आपकी बात में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल।